Hello dear students, welcome back to our channel Study Shark. I have read you all are fine and doing well in your studies as well. So dear students, welcome back to our channel, and today dear students we are going to move on with our grammar section with our reading section, because dear students, now your final exam, that is your annual examination, is very close, and we have to cover the whole syllabus of class 9 English. So for that I am starting from the reading section, because when the question papers comes in front of you, you can see that the first section that you have to attempt is the reading section. So in this there are passages or the poems. So passages we are going to do today. We are going to understand how many types of passages are there and what are the tricks to attempt these passages. Okay dear students, तो आज का वीडियो डियर स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा. सो यू नीड नॉट टू बी वरी अबाउट दैट मैम इज ओनली गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश और ओनली गोइंग टू स्पीक इन हिंदी. आई एम गोइंग टू यूज बोथ द लैंग्वेज इन इक्वल पार्ट. So dear student, let's start this video. Okay. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं टाइप्स ऑफ पैसेजेस की बात करूँ जो आपके क्लास 9 के सिलेबस में है और ज़्यादातर एग्जाम्स में आते हैं, वो दो टाइप के पैसेजेस होते हैं. ओके, वन इज डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस एंड द सेकेंड वन इज द केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेजेस, जो कि आपके 200 to 250 वर्ड्स तक होते हैं. अगर मैं डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस की डियर स्टूडेंट बात करूँ तो डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस जो है 400 to 450 वर्ड्स के होते हैं. और जनरली डिस्क्रिप्टिव पैसेज जो है इंक्लूड करते हैं ओपिनियन जो पर्सन का है, जो कि जनरली आर्ग्यूमेटिव हो सकता है या फिर सपोज मान लो इंटरप्रेटेटिव हो सकता है. वो मतलब अलग अलग टाइप के जो ओपिनियन है बेसिकली पर्सन का, वो इस डिस्क्रिप्टिव पैसेज में आता है. ये स्टूडेंट्स को अलाउ करता है कि वो एक कंक्लूजन अराइव करें इस पूरे पैसेज को पढ़ के, ठीक है, अच्छी तरह से, और एक बिल्कुल बैलेंस और एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो है अपनी आगे लाएं, है ना. तो बेसिकली आपको एक पर्सन के ओपिनियन दिए, अब आप उस ओपिनियन को देखोगे, समझोगे और फिर क्वेश्चन जो पूछे उसके आंसर करोगे, ठीक है, आपके हिसाब से क्या है ये आपको बेसिकली इसमें बताना होता है. सेकंड डिस्ट्रीन आपका टाइप के जो पैसे होते हैं वो होता है केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेजेस. ये जो पैसे होते हैं डिस्ट्रीन 200 to 250 वर्ड्स के होते हैं. केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज जो होते हैं डिस्ट्रीन, ये कंपोज होते हैं उस इंफॉर्मेशन की जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में. जैसे अगर मैं सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रही हूँ तो वो फेस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज पूरा उसके बारे में होंगे, ठीक है. अब इसमें जो है डिफरेंट टाइप के आपके विजुअल और वर्बल इनपुट्स भी होते हैं, जैसे ग्राफ्स हो गए, चार्ट्स हो गए, इसकी मदद से भी आपको इसमें समझाया जाता है. ये जो पैसेज होते हैं ये कंप्लीटली जो है फोकस करते हैं डिटेल्स ऑफ फैक्ट में, इसमें किसी पर्सन का ओपिनियन वगैरह इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है. तो ये जो है कहीं ना कहीं हेल्प करता है रीडर को एक कंप्लीट आइडिया डेवलप करने में अबाउट स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या ऑब्जेक्ट जिसके बारे में एक पैसेज है. क्लियर डियर स्टूडेंट, दोनों टाइप के पैसेज आपको क्लियर हो गए होंगे. नाउ लेट अस मूव ऑन टू व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन द एग्जामिनेशन. तो डिस्टेंट जो आपके एग्जामिनेशन है उसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. और इसी तरह डीएसएन आपके केस बेस्ड फैक्चुअल मतलब आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं टोटल डीएसएन. जैसे आपके मल्टीपल क्वेश्चंस आ गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए, फिलिंग द ब्लैंक्स आपके जनरली एग्जाम्स में जो है आपके एग्जामिनर्स वगैरह जो है मतलब कहीं ना कहीं देते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको देते हैं. फिर आजकल वर्ड मीनिंग वाले भी आते हैं कि वर्ड मीनिंग फाइंड आउट करो, सिमिलर वर्ड वाला फाइंड आउट करो, शॉर्ट आंसर्स आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं डियर स्टूडेंट. और आज की एक नई वैरायटी चल रही है कि स्टेटमेंट्स आपको दे दिए जाता है, आपको बोला जाता है कि इस वर्ड का करेक्ट यूज़ कौन से स्टेटमेंट में हो रहा है, ये पहचानना होता है, ठीक है. लेकिन इसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं डिस्टेंट जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी. हालांकि ये जो बुक है मेरे पास जो ऑल इन वन इंग्लिश की बुक होती है वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन इसको समझना मैं समझा रही हूँ आपको बेसिकली कि किस तरह आप अटेम्प्ट करते हो. कुछ स्टेप मैं आपको अपने भी बताऊँगी जो मेरे को पर्सनली मैं फॉलो करती हूँ हमेशा, ठीक है. और कुछ स्टेप्स हम लोग इस बुक की मदद से भी समझेंगे, ठीक है. तो स्टेप नंबर 1 इज डियर स्टूडेंट, रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द पैसेज केयरफुली. रीडिंग पैसेज ट्वाइस इज ऑलवेज हेल्पफुल एज इट हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड मेक्स इट ईजियर फॉर स्टूडेंट्स टू फाइंड आंसर्स. तो अब देखो जो पैसेज है डियर स्टूडेंट, आपको हर एक लाइन उस पैसेज की पढ़नी है. द फर्स्ट थिंग जो आपको एग्जाम में करना होता है वो होता है कि पहले अच्छी तरह पूरा पैसेज पढ़ो. और अगर आपको पूरा पैसेज पढ़ने पर भी कहानी नहीं समझ पा रहे हो, आप लोग सार नहीं समझ पा रहे हो, तो आप लास्ट पैराग्राफ पढ़ लो, ठीक है. तो लास्ट पैराग्राफ से आपको एक आइडिया मिल जाता है बेसिक कि पैसेज किस बारे में है, और उसके बाद फिर आप पूरा पैसेज पढ़ लो,
ठीक है। तो लेकिन इसमें लिखा है कि पैसेज को अगर 2 बार पढ़ते हो तो ऑलवेज हेल्पफुल होता है, लेकिन कई बार बच्चे 2 बार पढ़ के भी जो है अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं। वैसे तो समझ जाते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, तो वो लास्ट पैराग्राफ देखें। लास्ट पैराग्राफ में पूरे पैसेज का सार लिखा होता है, पूरे पैसेज का निचोड़ लिखा होता है, उसमें आप लोग समझ सकते हो कि पैसेज किस बारे में है। कभी कभार ऐसे पैसेज दिए जाते हैं कि कोई इंसान है, किसी की जर्नी है, पहले वो अमेरिका गया, वहाँ पे उसने रुका, वो फिर वहाँ से उसने बहुत सारी चीज़ें करी, फिर वो वापस अपनी कंट्री में आया। इस तरह के जो कहाँ एक पर्सन वाले जो होते हैं पैसेजेस, ये आपको लेकिन 2 बार ही पढ़ने होते हैं। इसमें लास्ट पैराग्राफ में पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर? तो अब नेक्स्ट है, if the title of the passage is given, read it first as it gives the central idea of the passage. Very important. डियर स्टूडेंट, अगर पैसेज का आपको टाइटल दिया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइटल से आपको आधी कहानी समझ में आ जाएगी कि हाँ, पैसेज में इनसाइड पॉइंटर्स के बारे में बात की गई है और इसी में मेरे को फोकस भी करना है। और मेरे को अगर आपको आंसर नहीं भी आता होगा, आप अपने मन से जो है लिख सकते हो, क्योंकि आपको पैसेज का जो मेन टॉपिक है, जो मेन थॉट है, जो उसका इंटेंट है, वो आप समझ जाओगे। क्लियर? सो अब डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका यहाँ पे है, मैं दूसरा पन्ना आपको दिखाती हूँ। यस, ये देखो, अंडरलाइन है डिफिकल्ट वर्ड्स थे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप पैसेज रीड करते हो डियर स्टूडेंट, उस समय बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आते हैं, बिकॉज आपका जो सीबीएसई है, जो आपका एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, उन्होंने साफ कह दिया डियर स्टूडेंट कि कहीं ना कहीं वो बच्चों को पैसेजेस में डिफिकल्ट वर्ड्स देंगे। वो टेस्ट करना चाहते हैं कि बच्चे उन वर्ड्स को कैसे समझ पा रहा है, कैसे अपना लॉजिक लगा पा रहा है। तो इसके लिए आप सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड्स को जो है अंडरलाइन कर दो। ठीक है? और अगर आपको इनका मीनिंग समझना है ना डियर स्टूडेंट, तो कभी कभार हमें मीनिंग नहीं पता होता, तो हम क्या करते हैं कि उनके आगे पीछे वाले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ठीक है? और उसके आगे पीछे वाले स्टेटमेंट पढ़ने से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। क्लियर? तो अब देखो, नेक्स्ट एडिशन, ऑलवेज गिव एम्फेसिस ऑन द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द मैसेज। जो मैं आपसे कह रही थी, बिगनिंग और एंड में ही पैसेज का मेन जो निचोड़ है वो लिखा जाता है। खासकर एंड में उसमें बताया जाता है कि पैसेज का जो मेन चीज़ जिसमें पैसेज कॉन्सेंट्रेट करना चाहता था वो क्या थी। क्लियर? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू give more emphasis on beginning and end of the passage. These part hold the most important information of the passage. While answering, a fifth point देखो, while answering, be sure that you have clearly understood the question. Answer must be relevant to the question. अब देखो टीचर, जब आप आंसर करते हो ना, तो आप सबसे पहले आपको अच्छे से समझना है क्वेश्चन के, क्वेश्चन बोलना क्या जा रहा है। जब आप समझ जाओगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो आप आंसर भी रेलिवेंट दो। ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के दे रहो ना कहानी, आधे ज़्यादा जो है आप पैसेज से उठा के भी लिख सकते हो, है ना। नेक्स्ट है आपका, इंश्योर दैट यू हैव आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स इट कैरी। वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, पर बच्चों को क्योंकि एक आंसर रेलिवेंट नहीं आ रहा होता है, तो वो क्या करता है, बड़ा चढ़ा के पूरा पैराग्राफ छाप देते हैं। ऐसा नहीं करना होता बच्चे, मैंने बहुत बच्चों को देखा है ऐसा करते हुए, है ना। आपको क्या करना है, आपको जितने मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर वो 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट्स लिख लो, या फिर अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा कितने पॉइंट लिखना, तो 4-5 लाइन लिख दो, 6 लाइन लिख दो, 6 से ज़्यादा एक्सीड मत करो, है ना। इसके बाद क्वेश्चन, ट्राई टू यूज़ योर ओन लैंग्वेज एंड फ्रेम आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अपनी खुद की लैंग्वेज यूज़ करना स्टार्ट करो। ठीक है? ऐसा नहीं होता कि हर बार आप पैसेज से उठाओगे और लिख दोगे। आप अपनी खुद की लैंग्वेज यूज़ करो उसमें, और फ्रेम करो आंसर जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है उस तरह। ठीक है? मेक श्योर दैट यू यूज़ द सेम टेंस इन द आंसर इन विच द क्वेश्चन हैज़ बीन आंसर्ड। ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है, लेकिन इन्होंने दे भी रखी है। मैं तो बच्चों को ये बताती भी नहीं, क्योंकि ये तो यार सबको पहले से ही आना चाहिए ना। क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा जाता है डियर स्टूडेंट, उसी टेंस में आपको जो आंसर है वो भी करना होता है। क्लियर? इसी तरह डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आपका है, राइट द क्वेश्चन नंबर ऑन ईच आंसर वेरी केयरफुली इन द आंसर शीट टू अवॉइड मिस्टेक्स। अब देखो डियर स्टूडेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सीरियल नंबर जो होते हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी तरह से लिखने होते हैं, ताकि बिल्कुल भी गड़बड़ ना हो, है ना। क्योंकि डियर स्टूडेंट गड़बड़ होगी तो क्या होगा कि आपके जो मार्क्स हैं कट सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ का आपको, ये जो 9 पॉइंट्स हैं, इनका आपको बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखना है। अब डियर नेक्स्ट है, हाउ टू आंसर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन का, अब देखो हर कोई इंसान को तो सारी मतलब चीज़ें पता नहीं है ना, सारी मीनिंग्स पता नहीं होती हैं। तो आपको उनके बगल अगल में सेंटेंसेस देखने होते हैं। अगर उनके बगल अगल सेंटेंसेस को देखो, उसको 2-3 बार पढ़ो, तो आपको अपने आप जो वर्ड की मीनिंग है वो थोड़ी थोड़ी आने लग जाए। ठीक है? अब दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड आर,
तो अब कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो वर्ड मीनिंग बेस्ड है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आप जो है इस वर्ड का मीनिंग बताओ, है ना, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो है इस वर्ड का मीनिंग कहाँ इस पैराग्राफ में यूज़ हुआ है, यहाँ से ढूंढ के बताओ, है ना। तो आपको अगर मीनिंग नहीं भी पता कोई शब्द का, तो आप उसके आगे पीछे पढ़ के लगा सकते हो। क्लियर। सिनोनिम बेस में भी सेम करना होता है, एंटोनिम में भी, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस इस वाले में भी, ठीक है। तो ये सारे टाइप के जो आपके वोकैबुलरी क्वेश्चन है ये आते हैं एग्जाम में। क्लियर। तो ये थे डियरेक्शन आपके कुछ पॉइंटर जो कि आपको रीडिंग पैसेज में हेल्प करेंगे। अब हम लोग एक सैम्पल रीडिंग पैसेज करते हैं और समझते हैं कि इसको किस तरह से आपको करना है। क्लियर। सो हेयर आई एम स्टूडेंट्स विथ सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैसेजेस जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं और इनमें हम लोग पैसेज अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला है हमारे पास पैसेज नंबर 5 जो कि है आपका केस बेस्ड सेक्सुअल पैसेज, ठीक है। तो केस बेस्ड सेक्सुअल पैसेज भी करवाऊंगी, डिस्क्लूसिव पैसेज भी करवाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले केस बेस्ड कर लेते हैं। देखो इसमें फ़ोटो भी दी है। केस बेस्ड सेक्सुअल पैसेज की पहचान ये होती है कि इसमें जो है फ़ोटोज़, ग्राफ्स वगैरह चीज़ें देखी होती है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। Crash dieting may help you lose weight in very short term, but ultimately it can hinder weight loss in long term, as most of the weight that you have lost with crash dieting will bounce back, meaning you will gain all the weight you have lost and more. Then next क्या लिखा है देखते हैं। Crash dieting not only removes fat but is also lean muscles and tissue. Contrary to belief that many who start this diet, this form of diet is neither healthy or nor successful in achieving long-term weight loss, as it reduces the slowing down of body as it induces the slowing down of body's metabolic rate. Basal metabolic rate, ठीक है, यहाँ से है, ठीक है डियर स्टूडेंट। Basal metabolic rate. Okay, the body seeks to conserve every calorie, and so weight also becomes increasingly difficult. Weight loss becomes increasingly difficult. Basal metabolic rate is the amount of calories your body needs on daily basis to maintain its regular activity. This means your body will need fewer calories than it did previously, making weight gain more likely once you stop dieting. Most crash diet involve eating low calorie food for several weeks or eating the same food groups for several weeks. Even if you are trying diet for the week or two, eating a strict diet of some same food can cause nutritional deficiencies which can have multiple immediate side effects such as haggard look, dark circles under the eyes, dull skin, sleepy posture, and less stamina. This is also why exercise is recommended in any weight loss plan to build muscle and maintain your metabolic rate. नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं डिस्टेंट पैराग्राफ नंबर 3। अगेन कॉमन मिस्टेक दैट आर ऑब्जर्व विद एक्सरसाइज आर जॉइनिंग द जिम ओनली टिल न्यू ईयर so that you can lose weight, and once the party is over and party for not exercising continues, the party for not exercising continues. On other hand, we have some who make new year resolutions and with the gym memberships which are so tempting during the new year, but take up annual memberships, which is not bad, but is what is bad is to break the resolution. It's good to take up an exercise program during the new year and to make a resolution about exercise provided you do not break your resolution and continue exercising all year alone all year long. What is important is consistency, ठीक है। तो यहाँ पे डी स्टूडेंट्स हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, और जैसे कि आप पैराग्राफ देख सकते हो जो इसका मेन चीज़ है वो है क्रैश डाइटिंग साइड इफ़ेक्ट्स। इसमें जो है ये पैराग्राफ लिखा गया है, पूरा पैसेज इसी में लिखा गया है। सबसे पहले वाले पैराग्राफ में हमें बताया कि क्रैश डाइटिंग जो है आपको वेट लूज़ करने में शॉर्ट टर्म्स में हेल्प करेगी, बट उससे आपका जो वेट है वो हिंडर हो जाएगा,
ठीक है, कि जैसे ही आपने क्रैश डाइटिंग अचानक से छोड़ी तो फिर क्या होगा, आप बहुत जल्दी से वेट गेन भी कर लोगे, क्योंकि आपकी बॉडी को ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं अपना रोज़ के लिए कैलोरीज चाहिए, है ना। उसी तरह डिएसने ये सब पढ़ा, फिर हमने जो है थोड़ा सा पढ़ा क्रैश डाइटिंग में लो कैलोरी फूड्स हम लोग सेवरल वीक के लिए खाते हैं, और इसकी वजह से जो है हमें बहुत सारी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होती है, मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट हो, जैसे हमारा लुक ख़राब हो जाता है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, डल स्किन हो जाती है, स्लोपी पोस्चर हो जाता है, लेस स्टेमिना रहता है, इसलिए इसमें एक्सरसाइज रिकमेंड की जाती है। लास्ट पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हमें बताया है कि कॉमन मिस्टेक जो कि ऑब्जर्व की जाती है एक्सरसाइज में, वो है जिम को हम तभी ज्वाइन करते हैं जब न्यू ईयर आता है, ठीक है, क्योंकि हमें जो है कहीं ना कहीं पतला दिखना होता है। पार्टी में हम लोग न्यू ईयर पार्टी में जाते हैं और पार्टी ओवर हो जाती है, फिर हम एक्सरसाइज कंटिन्यू नहीं करते हैं, है ना। तो न्यू ईयर के लिए समय में बहुत लोग रिजर्वेशन बताते हैं कि भाई हम लोग जिम मेंबरशिप लेंगे, हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, बट इवेंचुअली वो जो है रुक जाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, बट आप रुक जा रहे हो, है ना, एक्सरसाइज करने में, फिर आपने उतनी तक ही करी। तो इन्होंने लास्ट में बता रखा है कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज कंसिस्टेंसी, है ना। अब यहाँ पे ये पैराग्राफ अच्छी तरह से पढ़ने के बाद वी हैव सम क्वेश्चन जो कि हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई इज क्रैश डाइटिंग नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। देखो लॉजिक लगाना, ठीक है। इट हेल्प्स यू टू लूज वेट इन अ शॉर्ट लॉन्ग टर्म, ठीक है। इट लीड्स टू मैनी डिजीजेस, इट कैन प्रिवेंट वेट लॉस इन लॉन्ग टर्म, ओके। ओके नेक्स्ट है, इट कैन लीड टू मैनी कॉम्प्लिकेशंस। तो देखो सबसे पहला है आपका, इट हेल्प्स यू इट हेल्प्स यू लूज वेट इन द लॉन्ग टर्म में वेट लूज करने में हेल्प करता है, लॉन्ग टर्म में नहीं। जो आपका क्रैश डाइटिंग है वो शॉर्ट टर्म में वेट लूज करने में हेल्प करता है, ठीक है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, जो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज इट कैन प्रिवेंट वेट लॉस इन लॉन्ग टर्म। तो इट कैन प्रिवेंट वेट लॉस को तो पूरा ही ख़त्म कर देगा, तो ये भी नहीं हो सकता, है ना। तो ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है बी ऑप्शन, जो कि इट कैन लीड टू मैनी डिजीजेज, एंड डी ऑप्शन इट कैन लीड टू मैनी कॉम्प्लिकेशन तो हमने नहीं पढ़े, लेकिन डिजीजेज आप देख सकते हो कि इससे जो है हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारी डिजीजेस हो जाती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो, इट कैन लीड टू मैनी डिजीजेस, ओके। अब देखो डियर, इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब आपको अपने हिसाब से निकालना है। आपने तो कभी मतलब साइंस पढ़ी नहीं, मतलब वो ऐसा तो ना, आप इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हो, आपको वहाँ पे साइंस तो नहीं याद आएगी, आप वहाँ पे देखोगे कि बेसल मेटाबॉलिक रेट है। आपने बायोलॉजी भी नहीं पढ़ी है सपोज मान लो, आपको बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब निकालना है, तो उसके आगे पीछे के जो सेंटेंसेस है उसको पढ़ के निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, वैसे तो इन्होंने दे भी रखा है ना। तो देखो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है आपको इस वाले प्रोग्राम में, ये थोड़े दयालु लोग हैं तो इन्होंने सोचा कि हम लोग परेशान नहीं करते, हम दे देते हैं। तो इन्होंने आपको मेटाबॉलिक रेट का यहाँ पे दे रखा है, जो मैंने अभी पढ़ा भी था, ठीक है। यहाँ पे देखो, बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द अमाउंट ऑफ कैलोरीज योर बॉडी नीड्स ऑन द डेली बेसिस टू मेंटेन इट्स रेगुलर एक्टिविटी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ नेक्स्ट में यहाँ पे ऑप्शन में देखो क्या दिया है, यहाँ पे देखो, व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, अमाउंट ऑफ कैलोरीज दैट योर बॉडी नीड्स ऑन द मंथली बेसिस, नहीं बिल्कुल गलत, मंथली बेसिस तो होना चाहिए होती है। अमाउंट ऑफ फूड योर बॉडी नीड्स डेली, नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ कैलोरीज योर बॉडी नीड्स डेली टू मेंटेन इट्स रेगुलर एक्टिविटी, यस सी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर है। अब है इन क्रैश डाइटिंग, आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, हम लोग 12 करेंगे पूरे, ठीक है। इन क्रैश डाइट वन हैज़ टू ईट डैश फूड फॉर सेवरल डैश, तो वन हैज़ टू ईट, यहाँ पे देखो थर्ड पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ में देखो, सेकंड पैराग्राफ में देखो, ये देखो, मोस्ट क्रैश डाइट इन्वॉल्व ईटिंग लो कैलोरी फूड फॉर सेवरल वीक, लो कैलोरी फूड फॉर सेवरल वीक्स, आंसर मिल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सेम स्टेटमेंट उठा के दिया है, इन क्रैश डाइट वन हैज़ टू ईट डैश फूड, लो कैलोरी फूड और फॉर सेवरल वीक्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बी है, लो कैलोरी और वीक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है, इन अ लाइन डैश विल बाउंस बैक डज नॉट रिफर्स टू, देखो अभी यहाँ पे आपका एक शब्द आया था जो कि था बाउंस बैक, ठीक है। बाउंस बैक को हम सबसे पहले ढूंढेंगे, बाउंस बैक कौन से वाले पैराग्राफ में है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो लाइन वाले क्वेश्चन है आजकल बहुत कॉमन है और ये लाइन वाले क्वेश्चन आपके आ भी नहीं,
है ना। तो आपको जो है क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह अटेम्प्ट करना है, जो कि यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हो। क्रैश डाइटिंग में हेल्प यू टू लूज वेट इन शॉर्ट टर्म बट इट हिंडर हिंडर वेट लॉस इन लॉन्ग टर्म एज हिंडर वेट लॉस इन लॉन्ग टर्म, ठीक है। प्रिवेंट वेट लॉस, हिंडर वेट लॉस का मतलब होता है प्रिवेंट, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो ये वाला था क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने अभी आपको करवाया था, इसमें आपका होगा आंसर इट कैन प्रिवेंट वेट लॉस इन लॉन्ग टर्म, सी, ठीक है। इट विल बी नॉट इट लीड टू मैनी डिजीज, इसका सी आंसर होगा, ठीक है। मैंने ये स्टेटमेंट नहीं देखी थी, लेकिन इसका आंसर बच्चे सी होगा। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट ये देखो यहाँ पे आपका एक शब्द आया है हिंडर वेट लॉस इन लॉन्ग टर्म एज मोस्ट ऑफ द वेट दैट यू हैव लॉस्ट विद क्रैश डाइटिंग विल बाउंस बैक, मतलब वो फिर से आ जाएगा एक समय में। अगर आपने डाइट अपनी एक बार बंद कर दी, आप क्रैश डाइटिंग करना आपने बंद कर दिया, तो फिर से जो है आपका क्या हो जाएगा, बाउंस बैक, आपका सारा वेट फिर से वापस आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डज नॉट रिफर टू, अब यहाँ पे आपका क्या है क्वेश्चन देखो ध्यान से, बच्चे कई बार कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ, तो किसी में भी टिक कर देते हैं। इसमें लिखा है डज नॉट रिफर टू, आपको बाउंस बैक का मतलब पता है, अब आपको उस ऑप्शन में क्लिक करना है जिसका मतलब बाउंस बैक नहीं है, ठीक है। हील, रिसीव, स्प्रिंग बैक या पिकअप। तो देखो फिर से आप वेट को पिकअप कर लोगे, ठीक है, ये भी हो रहा है। रिवाइव, आप फिर से जो वेट है उसको कर लोगे, हील कर लोगे, फिर से वेट पालोगे। लेकिन स्प्रिंग बैक देखो, स्प्रिंग बैक का क्या इसमें कोई मतलब निकल रहा है, बिल्कुल नहीं निकल रहा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चे, आपका स्प्रिंग बैक इसका आंसर जो है होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रैश डाइटिंग, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहला है टेम्पररी, टेम्पररी, और नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म, रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड, नो एक्सरसाइज, इफेक्ट ऑन हेल्थ, पुल ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है। फुल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो सिक्स्थ ऑप्शन जिसमें है वो तो आप हटा दो, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, ये आपने हटा दिया। अब नेक्स्ट देखो क्रैश डाइटिंग का करेक्टरिस्टिक है शॉर्ट टर्म डाइटिंग, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको आराम देता है, ठीक है। तो ये जो है अच्छा फुल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, तो इसका आंसर डायरेक्ट है क्योंकि उन्होंने पूछा नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्रैश डाइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमें पता ही है, जो नहीं है वो देखो नहीं है आपकी फुल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, क्रैश डाइटिंग में फुल ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज होती नहीं है, तो आपका इसका ऑप्शन होगा ओनली 6, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है वाई इज एक्सरसाइज रिकमेंडेड इन एनी वेट लॉस प्लान, एक्सरसाइज क्यों रिकमेंड की जाती है, आपको इसका आंसर भी दिया गया है कौन से पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर 2 में, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखो दिस इज ऑल्सो वाई एक्सरसाइज इज रिकमेंडेड इन एनी वेट लॉस प्लान टू बिल्ड मसल एंड मेंटेन योर मेटाबॉलिक रेट। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ओके, बिकॉज इट मेंटेन्स योर मेटाबॉलिक रेट, बिकॉज इट बिल्ड्स मसल, तो इसका बी और सी दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मिस्टेक ऑब्जर्व्ड विथ एक्सरसाइज, डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली, ये नहीं है वो मिस्टेक। टेकिंग मेंबरशिप ऑफ जिम एंड गोइंग देयर रेगुलरली, ये भी नहीं है वो मिस्टेक। टेकिंग एनुअल मेंबरशिप ऑफ जिम एंड देन नॉट गोइंग देयर, यस ये है आपका करेक्ट आंसर, जो कि सी कॉमन मिस्टेक, जो कि हम डूइंग ऑब्जर्व करते हैं एक्सरसाइज करने में, क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, आपको लास्ट पैराग्राफ में यही बताया गया है। 8th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टाइम लाइन ऑफ क्रैश डाइटिंग, ठीक है। इट टेक्स ओवर इंटरवल्स, इट टेक्स ओवर मंथ, इट टेक्स ओवर वीक्स, वीक्स में ली जाती है क्रैश डाइटिंग, ठीक है। सेवरल वीक्स लिखा था ना आगे पैसेज में। नेक्स्ट है क्रैश डाइट डज नॉट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बिकॉज, क्यों नहीं प्रोवाइड करती लॉन्ग टर्म इफेक्ट, बिकॉज द लॉस्ट वेट कैन ईजिली bounce back, it reduces the basal metabolic rate, it causes nutritional deficiency in that affect digestion। तो देखो उसका फिर ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि क्रैश डाइटिंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्यों नहीं है होता है उसका। तो यहाँ पे आप देखो पैराग्राफ नंबर 1, 2 दोनों में है इसका आंसर, ठीक है। क्रैश डाइटिंग हेल्प टू लूज वेट इन शॉर्ट टर्म बट इट अल्टीमेटली हिंडर द वेट लॉस इन लॉन्ग टर्म, इन मोस्ट ऑफ द वेट विच यू हैव लॉस्ट विद क्रैश डाइटिंग विल बाउंस बैक, तो बाउंस बैक तो होगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म नहीं है। तो इसका एक रीज़न है क्योंकि जो आपका ज़्यादातर वेट लॉस है वो इजीली जो है बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है। सेकंड देखो यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे दिया है अचीविंग लॉन्ग टर्म वेट लॉस इंड्यूसेस द स्लोइंग डाउन ऑफ बॉडीज मेटाबॉलिक रेट, द बॉडी
seeks to conserve every calorie, so weight loss becomes increasingly difficult. ठीक है, रिड्यूसेस बेसल मेटाबॉलिक रेट भी होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में देखो, क्योंकि वो जो है बहुत सारी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी और डाइजेशन भी इफेक्ट करता है, तो इसमें आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है, द मैसेज गिवन इन द लास्ट पैराग्राफ इज कंसिस्टेंसी। ये तो हमने लास्ट में देख रहा है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कंसिस्टेंसी इज पैसेज की लास्ट लाइन। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द पैसेज व्हाट इज ऑथर ट्राइंग टू सजेस्ट। ऑथर इज ट्राइंग टू सजेस्ट कि आप क्रैश डाइटिंग मत करो, लेकिन आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर लो कंसिस्टेंट होकर, ठीक है। अब है, what problems are faced by result of crash dieting? So we know very well that problem faced while as a result of crash dieting are, first हमारा हैगर्ड लुक हो जाता है, देन देर आर देन डार्क सर्कल्स आर ऑल्सो देयर, एंड डल स्किन, एंड यूजुअली स्लोपी पोस्चर इज देयर, एंड वेरी लेस स्टेमिना, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। अब तो ये जो हमारा जो पूरा पैसेज है डीएसटी वो हो चुका है। आप देख सकते हो कितना सिंपल ये पैसेज आपका था। ये था आपका डिस्क्लूसिव पैसेज। अब हम आते हैं, ये था आपका केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, जिसमें आपको जो है एक फ़ोटो भी दी थी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास जो पैसेज है जो मैं आपके लिए लाई हूँ, वो है डिस्क्लूसिव पैसेज, ठीक है। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं अच्छी तरह, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, ये पैसेज जो है मैंने आपके लिए यहाँ पे रख दिया है, फ्लड्स वाला। फ्लड आर नॉट न्यू टू इंडिया एंड दिस सबकॉन्टिनेंट, बट in recent few years the problem has received much greater attention, perhaps largely because this has led to much greater damage than in the past. Even though information on the impending occurrence of flood is now more accurate and certainly more timely, often there is very little time or support in infrastructure in place by which damage can be minimized. This is particularly true in the case of flash flood resulting from sudden to excessively heavy rain. In India, flooding is very much a function of seasonal nature of our rainfall. The monsoons are spread over a short period during the year and often bring a concentrated amount volume of rain, which cannot be absorbed by earth and find outlet only in the form of streams which join up with major river system. One major factor that could lead to higher severity of flooding in the future is the danger of climate change, which happens due to increased concentration of greenhouse gases. This would happen in India subcontinent witness and suffer effect on significantly change patterns of monsoon. One set of scientists has estimated that monsoon could be shorter in duration but far more intensive. At the local level, also, human actions have heightened the danger of flood through the cutting of trees in mountains as well as in the planets. In the case of India, the ecological damage through deforestation of the Himalayas has led to large scale erosion of mountain slopes and higher level of siltation. This result in deposition of silt in river beds in the plains, and hence spillover of water whenever the volume in the river reaches a certain level. With siltation on riverbed, flooding occurs even at very shallow water levels. The vulnerability of population has increased substantially because of population pressure, symbolized of, for instance, by stubborn and perhaps helpless settling of slum dwellers on the banks of river Yamuna in Delhi, which is merely a trickle most of the year, but bursting its bank during monsoon has been the case this year. Flood forecasting is critical to minimize the damage from flood. It is for this reason that Central Water Commission has set up network of forecasting stations which cover most important flood prone inner states river in the country. These stations provide forecasts that are used to alert public to mobilize various of official agencies so that they take both preventive as well as relief measures whenever required.
However, even in cases where the forecasts have been timely and generally accurate, people have often been reluctant to move away because, in most cases, they lack the means and physical options for moving away from danger zones to one that is relatively safe. In this case, flash floods forecasts are difficult to make, and often time available for relief is very short. तो ये हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा. अब इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद डियर स्टूडेंट, आपके मन में क्या आया? आपके मन में यही आया कि ये जो पूरा पैसेज है ये किसके बारे में है? ये फ्लड्स के बारे में. इसमें बताया गया कि कैसे फ्लड्स आते हैं इंडिया में मॉनसून की वजह से, कैसे ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट हो गया, कटिंग ऑफ ट्रीज की वजह से फ्लड्स का जो डेंजर है बढ़ते जा रहा है. और फिर हमें बताया कि किस तरह जो है पब्लिक को मोबाइलाइज किया जाता है, पब्लिक को कहीं ना कहीं इन्फॉर्म किया जाता है बाय फोरकास्टिंग एंड ऑल. लेकिन कई बार वो भी एक्यूरेट होता है, लेकिन पीपल जा नहीं पाते क्योंकि उनके पास एक्यूरेट मेजर्स नहीं होते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता दूसरे प्लेस में जाने के लिए, है ना. तो मतलब इस टाइम पे जो फोरकास्ट होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है लोगों को सेव करने के लिए और रिलीफ मेजर्स भी प्रोवाइड करवाने के लिए. ये सारी चीज़ों के बारे में ही पूरा पैसेज था, अगर आपने ध्यान से मेरे शब्दों को सुना होगा तो. अब हमें कुछ 10 क्वेश्चंस को आंसर करना है. ठीक है, मैं तो पूरे 12 आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी. ओके, पहला देखो, द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड हैज़ बीन कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट रिसेंटली. क्यों इम्पॉर्टेंट कंसिडर गई है? दे आर फ्लैश फ्लड्स. Floods are unpredictable. The river changes their course. These causes much greater damage. तो प्रॉब्लम ऑफ फ्लड जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों कंसिडर की गई है? क्योंकि डियर इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है दे आर द फ्लैश फ्लड्स. तो देखो यहाँ पे पहले पैराग्राफ में, floods are not new to India, but recent year problem has received much greater attention, perhaps largely because it has led to greater damage. देखो पैराग्राफ में ही दिया है ना, डायरेक्ट लाइन है ना, तो यहाँ पे देखो आंसर क्या हो जाएगा? दीज कॉज मच ग्रेटर डैमेज. ठीक है, डी आंसर हो गया. सिमिलरली फ्लैश फ्लड्स आर कॉज बाय सडन और एक्सेसिवली रेनफॉल, या फिर सडन रेन, या इंटरमिटेंट रेन्स, या मीडियम रेन्स. तो देखो सी और डी तो बिल्कुल हटा दो. फिर आपको क्या दिया है? सडन रेन्स दिया है एक ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन दिया है सडन एंड एक्सेसिवली रेन. तो अब यहाँ पे आओ बच्चे, यहाँ पे आओ पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर 1 में थोड़ा सा नीचे आते हैं हम लोग. ठीक है, ये देखो, दिस पर्टिकुलरली ट्रू इन द केस ऑफ फ्लैश फ्लड्स रिजल्टिंग फ्रॉम सडन एंड एक्सेसिवली हैवी रेन. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, जो कि है आपका सडन एंड एक्सेसिवली हैवी रेन. देन नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग कॉज क्लाइमेट चेंजेस? इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, और एक्सप्लोजन ऑफ न्यूक्लियर डिवाइसेस, या फायर एंड ऑयल वेल इन द गल्फ रीजन, या फिर सिग्निफिकेंटली चेंज पैटर्न ऑफ मानसून. तो यहाँ पे देखो, कॉज क्लाइमेट चेंजेस में हमने यहाँ पे पढ़ा था, क्लाइमेट चेंजेस में हमने यहाँ पे पढ़ा था डिस्टेंस कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही होता है. यहाँ पे आप देख सकते हो पैराग्राफ में आपको दिया ही है कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है. देन हाँ ओके, क्लाइमेट चेंज तो डिस्टेंस उसकी वजह से हो रहा है. देखो यहाँ पे आपका दिया है, मैं आपको बताती हूँ. हाँ देखो, विच हैपन्स ड्यू टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज या ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, यहाँ पे देखो, इस लाइन को देखो बच्चे, ये देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज यहाँ पे आपको दिया है ना. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. फिर आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 4th, जो कि मैं यहाँ पे लाई हूँ आपके लिए. हाउ हैव ह्यूमन बींग्स हाइटेंड दिस डेंजर ऑफ फ्लड्स? तो हाइटेंड द डेंजर ऑफ फ्लड्स यहाँ पे देखो लास्ट में. ठीक है, हाइटेंड द डेंजर ऑफ फ्लड थ्रू द कटिंग ऑफ ट्रीज करके करा है इन्होंने. तो यहाँ पे ये देखो ऑप्शन है बाय कटिंग ऑफ ट्रीज. यस, बी ऑप्शन आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है. देन नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूज ऑफ impending as used in the passage to fill the blank space. तो impending हमें बताना है, करेक्ट यूज impending का. अब सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो शब्द है impending, वेयर दिस वर्ड इज यूज्ड. ठीक है, सबसे पहले आपको जो है ये आइडेंटिफाई करना है. फिर जहाँ से आपको ये वर्ड मिल जाएगा तो फिर आपको सिर्फ इसके आगे पीछे की चीज़ें पढ़नी है, और उससे बच्चे फिर आपको जो है पता चल जाएगा कि इस वर्ड का मतलब क्या है. क्लियर? सबसे पहले हम लोग जो है डिक्शनरी इस वर्ड को ढूंढते हैं. मैं इस वर्ड को ही ढूंढ रही हूँ. ठीक है, ओके. तो बेसिकली बच्चे आपको हाँ यहाँ पे मिल गया है ये शब्द. तो देखो पहले पैराग्राफ में ही है, इन्फॉर्मेशन ऑन इम्पेंडिंग अकरेंस ऑफ फ्लड.
ठीक है, यहाँ पे देखो, फ्लड्स आर नॉट न्यू टू इंडिया बट and this subcontinent, but in recent year the problem has received much greater attention, perhaps largely because it has led to greater damage in the past. Even though information on impending occurrence of flood is more मतलब इम्पेंडिंग अकरेंस ऑफ फ्लड यानी कि सडन अकरेंस ऑफ फ्लड, मेरे को तो ऐसी जो है इसमें आपको मतलब वो निकालना पड़ेगा, मतलब निकालना होगा, ठीक है, और फिर इसको पुट करना है। इम्पेंडिंग अकरेंस ऑफ फ्लड, सडन अकरेंस ऑफ फ्लड इज नाउ मोर एक्यूरेट एंड सर्टेनली, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं। मैंने कहा ना ये वैरायटी आजकल बहुत फेमस हो रही है, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया आपको, ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया है, द रिजोल्यूशन वर डिवाइज्ड टू सेव द इम्पेंडिंग सिचुएशन। देन नेक्स्ट है, वट एवर द केस द फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डैश कंटिन्यूड, feeling of impending dash continued, a feeling of impending dash continued, whatever the case the feeling of impending जो है फीलिंग से तो बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन तो आपका डायरेक्ट हट गया। नेक्स्ट है, ही वॉज वरीड बाय द डैश नेसेसिटी ऑफ इंटरफेरिंग इन स्टूपिड बिजनेस, ही वॉज वरीड बाय इम्पेंडिंग नेसेसिटी, यानी कि जो इम्पेंडिंग नेसेसिटी है यानी कि बहुत ज़्यादा है नेसेसिटी, वो उसके वजह से। तो ये भी क्या आपको लग रहा है आंसर होना चाहिए इसका, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। इम्पेंडिंग क्या होता है बच्चे, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। तो देखो बच्चे, सबसे पहला है द रिजोल्यूशन वर डिवाइस टू सेव द इम्पेंडिंग सिचुएशन, यस, यहाँ पे बिल्कुल भी ये जो है करेक्ट है, जो कि है द रिजोल्यूशन वर डिवाइस टू सेव द सिचुएशन इम्पेंडिंग सिचुएशन, यानी कि जो ये सडन जो स्प्रेड सिचुएशन हो रही है ये वाली सिचुएशन को सेव करने के लिए। नेक्स्ट है, वट एवर द केस द फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग कंटिन्यूड, और ये सब मैंने नहीं करा है, तो आप ए ऑप्शन जो है करोगे इसमें। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स द मीनिंग ऑफ इंटेंसिव, इंटेंसिव की जो मीनिंग करेक्टली स्टेट करता है, ठीक है। इंटेंसिव का देखते हैं, देखो सबसे पहले है आपका इंटेंसिव यूज इन द पैसेज, इंटेंसिव यूज का हुआ है, सबसे पहले आपको वो आइडेंटिफाई करना है। जैसे आप डिस्टेंस वो आइडेंटिफाई करोगे, उसके आगे पीछे के शब्द पढ़ के आप लोग जो है फिर आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई एम राइट नाउ सर्चिंग वेयर दिस इंटेंसिव वर्ड इज बेसिकली यूज इन द पैसेज, ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज वेट फॉर अ वाइल, okay, I'm just searching for the intensive verb that is used in the passage, okay. Here this word is, उसी समय डेस्ना में ये हाईलाइट कर देने चाहिए थे, बिकॉज फॉर मी दीज ऑल वर्ड्स आर इजी, सो आई हैव नॉट हाईलाइटेड ना, बट यू पीपल इफ यू हैव any doubt in any of the word, you just underline it while examination so that there is no problem in searching that word when the question arises, okay. सो राइट नाउ आई एम सर्चिंग इट ऑनली, मेरे को अभी भी नहीं दिख रहा वो वर्ड कहाँ पे है, क्योंकि बच्चे मैंने मार्क नहीं करा था, ठीक है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सर्च दैट वर्ड, ओके। तो मैं उसको अभी सर्च नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगी इसमें, लेकिन बच्चे हम लोग क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करते हैं, वरना अगर मेरे को मिलता है तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर इट। सो डियर स्टूडेंट, आई हैव गॉट दैट वर्ड, वो यहीं पे पास में था बट हमने देखा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये आपका जो पैसेज है इसमें यहाँ पे लास्ट में, बट फार मोर इंटेंसिव, वन सेट ऑफ साइंटिस्ट हैज़ एस्टिमेटेड दैट मानसून कुड बी शॉर्टर ड्यूरेशन बट फार मोर इंटेंसिव। तो क्या मतलब निकल रहा है यहाँ पे इंटेंसिव का, कि आपको अगर इंटेंसिव का मतलब नहीं भी पता, देखो साइंटिस्ट ने एस्टिमेट करा कि मानसून जो है शॉर्टर हो सकते हैं ड्यूरेशन में, पर बहुत इंटेंसिव हो सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है आपका उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है अगर शॉर्ट पीरियड में भी वो आ रहे हैं, तो बेसिकली ये मतलब निकल रहा है। तो अब यहाँ पे देखते हैं वर्ड से, ठीक है। तो इन डेप्थ, इंटेंसिव का मतलब इन डेप्थ बोल रखा है पहले वन में। सेकंड है आपका देखो यहाँ पे पेन स्टैकिंग, ठीक है। फिर थर्ड है रिजोल्यूट, फोर्थ है आपका पार्शियल, शॉर्टर इन ड्यूरेशन बट फार मोर इंटेंसिव। पार्शियल तो बच्चे
उसके बाद फिर नेक्स्ट है फिफ्थ, जो कि आपका सुपरफिशियल, और फिर है ऑल एब्जॉर्बिंग। तो देखो ऑल एब्जॉर्बिंग और ये सारे जो है आपके शब्द हैं, अब आपको जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है द करेक्ट आंसर। तो देखो पार्शियल और जो आपका देखो रिजोल्यूट आपका नहीं हो सकता, इन डेप्थ आपका इसमें नहीं हो सकता, इंटेंसिव का बिल्कुल भी रिलेट नहीं है वो, पेन स्टैकिंग भी नहीं हो सकता है, ऑल एब्जॉर्बिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। बचे कौन से शब्द आपके, फोर्थ और फिफ्थ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चे आपका फोर्थ और फिफ्थ, जो कि आपका पार्शियल और सुपरफिशियल, ये इसका जो है कहीं ना कहीं मतलब निकलता है। नेक्स्ट है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ माइनर। माइनर का अपोजिट कौन सा है, ठीक है, वर्ड पैसेज में यूज हुआ है जो माइनर का अपोजिट है। हम लोग शब्द देखते हैं, ठीक है, ग्रेटर, मैक्सिमम, मेजर या हाइटेंडेड। देखो मेजर जो है आपका शब्द यूज हुआ है पैसेज में, ग्रेटर भी यूज हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें हमें क्या बताना है कि जो माइनर का अपोजिट है, माइनर मतलब क्या होता है बच्चे, माइनर मतलब होता है छोटा, मेजर मतलब बहुत बड़ा जिससे इफेक्ट हो गया है ना, तो इसका आंसर आएगा सी। ओके, नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइटेंडेड, तो बिल्कुल ही अलग है टॉपिक से। नेक्स्ट है द डिफॉरेस्टेशन ऑफ हिमालयाज लेड टू, तो इसका आंसर तो आपको साफ दिया है, लार्ज स्केल इरोजन ऑफ द माउंटेन स्लोप्स एंड हाई लेवल ऑफ सिल्टेशन। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पे दिया आपको, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट, हैड लेड टू लार्ज स्केल इरोजन हाई लेवल ऑफ सिल्टेशन, यहाँ पे देखो, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया सफर्स फ्रॉम फ्लड्स ड्यूरिंग मानसून, वाई। फ्लड्स ड्यूरिंग मानसून क्यों सफ़र करता है, तो उसका आंसर आपको इस पैराग्राफ में दिया है, पैराग्राफ नंबर 1 में, ठीक है। इन केस ऑफ इंडिया फ्लडिंग इज़ वेरी मोर, तो मानसून में सफ़र करता है, तो ये जो यहाँ से है ना, इन केस ऑफ इंडिया, यहाँ से आपको पूरा आंसर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लडिंग अकरिंग एट लोअर वेरी शैलोअर वाटर लेवल्स इज कॉज बाय डैश ऑन द रिवर बैंक्स। तो इस ये शैलोअर जो आपका है, इसका भी आपको आंसर दिया है यहीं पे, ठीक है। जब मैं रीड कर थी मैंने शैलो वाला शब्द भी देखा था, तो मेरे को पक्का यकीन है कि वो है, लेकिन मेरे को ये एग्जैक्टली नहीं अभी याद आ रहा है कि वो कहाँ पे था वर्ड, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है वो वर्ड, यस। तो यहाँ पे देखो बच्चे, जो हिमालयस रिवर के यहाँ पे ऊपर वाला पैराग्राफ है, हिमालय सिल्टेशन ऑन रिवर बेड्स, फ्लडिंग अकर्स इवन इन शैलो वाटर लेवल्स, ठीक है। और क्वेश्चन है फ्लडिंग अकर शैलो वाटर लेवल इज कॉज्ड बाय डैश और रिवर में, सो विद सिल्टेशन, सिल्टेशन क्योंकि रिवर बेड में सिल्टेशन हो जाता है, सिल्ट जमा हो जाता है, इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं फ्लडिंग शैलो वाटर लेवल्स में भी होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, वाई आर स्लम ड्वेलर्स आर द वर्स्ट हिट पीपल। स्लम ड्वेलर्स वर्स्ट हिट पीपल क्यों होता है, इसका भी यहाँ पे आपको आंसर दिया है। ये देखो, फॉर इंस्टेंस बाय द stubborn the perhaps helpless settling of some dwellers on the banks of river यमुना in Delhi। तो यहाँ पे पूरा आपको इसका आंसर दिया है, इस डायरेक्ट आपको पैसे से उठा के लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 12 इज सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। तो इसमें आप लोग क्या सजेस्ट कर सकते हो, आपको फ्लड्स के बारे में दे रखा है, और फिर आपको इंडिया के कुछ कुछ पीपल की कंडीशन बता रखी है, और लास्ट वाले पैराग्राफ में आपको हेल्थ एजेंसीज के बारे में बता रखा है, फ्लड के बारे में बेसिकली। तो फ्लड के बारे में आप क्या टाइटल दे सकते हो उसको, फ्लड्स, फ्लड्स, फ्लड्स आप लोग दे सकते हो, इसमें दे सकते हो, टाइटल आपको देना है बेसिकली, फ्लड्स एंड इट्स कॉजेज आप दे सकते हो, ठीक है। फ्लड्स एंड इट्स इफेक्ट ये दे सकते हो आप, ठीक है। तो मतलब आपको एक इनोवेटिव टाइटल इसका दे देना है, ठीक है। तो इस तरह हमने इसके 12 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट, पैसेज करना कितना आसान है, लेकिन फिर भी बच्चे इसको डिफ़िकल्ट कहते हैं। मैंने आपके सामने आपको 2 पैसेज करवाए। आई होप ये वीडियो आपको जो है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच टाइप्स ऑफ वीडियोज़। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।